हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान मौजूद हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं, सौरभ बहुगुणा हमारे साथ मौजूद है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा सर, प्लीज मंच पर आइएगा और सवाल जवाब होंगे। लेकिन उससे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी सौरभ सर के साथ ही हमारे सीबीयू सर अभय ओझा सर को, प्लीज सर मंच पर आएगा। इसके साथ ही हमारे संपादक रमेश चंद्रा जी, प्लीज आप भी मंच पर आएगा। स्वागत, सबसे पहले जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा, बुके लाइएगा। और सबसे पहले आभार, क्योंकि समय उन्होंने यहाँ पर दिया और यहाँ पर से उनसे सवाल जवाब होंगे। यंगेस्ट मिनिस्टर हैं और अभी से गंभीर मिनिस्टर्स में काउंटिंग होने लग गई है। सितारगंज से आते हैं और ये बता दें आपको जिम्मेदारी कैबिनेट मिनिस्टर की मिली है यहाँ पर, और वो जिम्मेदारी किस तरीके से निभाई जा रही है उसको जानने की हम कोशिश करेंगे। कितना काम उसमें हो रहा है वो जानने की इसी मन से हम कोशिश करेंगे। बहुत स्वागत सर, सबसे पहले आपका इस मंच पर समय देने के लिए। कीमती समय आपने निकाला। सर हम शुरुआत करते हैं तो सबसे यंगेस्ट मिनिस्टर आप हैं और जिम्मेदारी पहली बार मिली है। एक राजनीतिक परिवार से आप आते हैं तो जिम्मेदारियां आपकी और बढ़ जाती हैं, चुनौतियां बढ़ जाती हैं, और जब स्किल डेवलपमेंट विभाग आपके पास आता है तब तो यंगेस्ट होने के नाते बहुत जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। सर क्या हो रहा है इसको लेकर, स्किल डेवलपमेंट को लेकर उत्तराखंड में? धन्यवाद मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, आपने स्किल डेवलपमेंट की बात कही, मानवीय बात है। जब स्किल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा सामने आना लाजमी है, क्योंकि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है स्किल डेवलपमेंट। ऑल ओवर इंडिया में उन्होंने इसकी शुरुआत करी। और जब मैं यहाँ पर पहली बार मंत्रालय मैंने संभाला और मैंने समीक्षा बैठक ली तो मैंने काफ़ी उसमें कुछ हमारे जो पिछले सरकारों में स्किल दी गई बच्चों को, उसको रोज़गार में कन्वर्ट नहीं हो पाई थी। तो मेरा फोकस इस बार यही था कि हम जो भी स्किल बच्चों को दें वो डिमांड बेस्ड स्किल हो और उसमें बच्चों को रोज़गार मिलने की उम्मीद हो। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है आफ्टर मैंने मंत्रालय संभाला कि मैंने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उत्तराखंड के जो जॉब्स प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे वो आपकी इंडस्ट्री हो, चाहे वो आपके टूरिज्म सेक्टर हो, चाहे वो आपका होटल इंडस्ट्री हो, मैंने सबसे पर्सनली वार्ता करी। और हैरानी की बात ये रही कि जब वार्ता करी तो लोगों ने ये कहा कि हमारे पास स्लॉट्स अवेलेबल हैं नौकरी देने के लिए, लेकिन स्किल लेबर नहीं है। और हम यहाँ पर क्लेम करते हैं एज अ मिनिस्टर और एज अ कितने युवा स्किल्ड हो गए अभी तक? लगभग जो मैंने लास्ट समीक्षा बैठक ली थी तो हमने पिछले 5 सालों में 8 से 9 हज़ार बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम में हमने इंक्लूड किया था। और कितनों को रोज़गार मिला उसकी हमारे पास कोई बहुत कॉन्क्रीट एक डेटा नहीं था। तो मेरा मकसद ये था कि जब बच्चे स्किल हो रहे हैं और होटल इंडस्ट्री वाले कह रहे हैं कि हमको भी ज़रूरत है, इंडस्ट्री वाले कह रहे हैं हमको भी ज़रूरत है, टूरिज्म सेक्टर वाले कह रहे हैं हमको भी ज़रूरत है, तो बच्चे कहाँ जा रहे हैं? स्किल होने के बाद या तो वो बाहर जा रहे हैं या उनको जॉब्स मिलनी, दो ही चीज़ें थी। तो देन आई टुक ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड। मैं सबसे पर्सनल मीटिंग करी और उनसे मैंने ये कहा कि अगर आपके पास डिमांड है तो आप मुझको वो डिमांड प्रोवाइड करा दीजिए और हम उसी डिमांड पे स्किल ट्रेनिंग दे देंगे और आपको वो लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे एंड देन यू हायर देम। उन बच्चों को आप उसी स्किल जो डिमांड लिस्ट है उससे आप हायर कर लीजिए। और मुझे अच्छा है कि बहुत एक हमारा जो बातें चल रही थी, जो हमारी चर्चाएं चल रही थी, वो कल कॉन्क्रीट रूप से कल सामने आई। और पहली बार उत्तराखंड सरकार ने स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने होटल इंडस्ट्री के साथ कल एक MOU साइन किया और उसमें हमने ये तय किया है कि हमने जितने भी बच्चे आज तक होटल इंडस्ट्री में ट्रेन किए हैं हम उनको वो लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, जो उनकी वैकेंसीज हैं वो हमको देंगे और हम उस पर आगे स्किल ट्रेनिंग करके एंड वी विल प्रोवाइड देम द लिस्ट, दे विल हायर आउट ऑफ दोस लिस्ट। उसी लिस्ट से वो हायर करेंगे, 6 महीने की मिनिमम जॉब गारंटी उनको देंगे विद अ रिस्पेक्टेबल पे, और उसके बाद उनकी तनख्वाह और उनका जॉब क्या फ्यूचर होगा वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच की एक रिलेशनशिप तय करेगी। वो MOU कल हमारे डिपार्टमेंट में साइन हुआ है। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द वर्क। हमने उनको लिस्ट प्रोवाइड करा दी है और मुझे उम्मीद है कि होटल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हमारे 13 के 13 जिलों में स्थापित है, सबसे वाइडली स्प्रेड इंडस्ट्री है। बिल्कुल सर, हाँ, होटल इंडस्ट्री की जब आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, होटल इंडस्ट्री में ठीक है लोग जाएंगे, युवा जाएंगे, लेकिन छोटे स्तर पर सर किस तरीके से स्किल डेवलप कर पाएंगे? क्योंकि होटल इंडस्ट्री में जाने के लिए भी सर मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हमारे पास जो बच्चों की ट्रेनिंग हुई थी वो हमारे पास लिस्ट जिले से लेके ब्लॉक लेवल तक की है। तो जब हमारे पास 13 के 13 जिलों में ब्लॉक से लेके जिले तक की लिस्ट है तो हम उनको जब वो लिस्ट प्रोवाइड करें, जैसे कोई एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे रामनगर का कोई बच्चा हमने ट्रेन किया। अब रामनगर एक टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पे बहुत सारे होटल इंडस्ट्री के होटल्स हैं, तो वहाँ के बच्चे को अगर रामनगर के ही होटल वाले नौकरी दे देंगे तो उसको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा मानना यह है कि जब उत्तराखंड के युवा को उसी के गांव में, उसी के शहर में, उसी के कस्बे में, उसी के ज़िले में नौकरी की सुविधा मिल सकती है तो कोई इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं है कि वो दिल्ली, मुंबई, आगरा और पटना और बिहार जाए।
तो एक कोशिश की है, एक सार्थक कोशिश हमने करी है कि युवाओं को रोजगार उत्तराखंड में ही मिले, जिससे पलायन भी हम लोग पलायन की समस्या को भी एड्रेस कर सके और उसके साथ साथ उनकी जॉब्स की समस्याओं को भी एड्रेस कर बिल्कुल सके। सर। और ये युवा उत्तराखंड का स्किल्ड हो जाएगा तो देखिए जिस पलायन का हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, जिसका जिक्र सर भी कर रहे हैं, वो पलायन भी रुक जाएगा और उसी को रोकने के लिए लगातार काम भी हो रहा है। सर मत्स्य विभाग भी आपके पास है, ऐसे में टाउट मछली, अगर मैं सही हूँ तो टाउट मछली का हाँ पालन हो रहा है, छतों पर भी मछलियां पालन जा रही है। इसमें सर युवा अपना फ्यूचर कैसे देखा, क्योंकि प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, जाहिर तौर पर उत्तराखंड के जो युवा हैं वो चाहेंगे यहाँ पर उनको अपना फ्यूचर मिले, तो युवाओं को इससे कैसे जोड़ पाएंगे सर? देखिए, हमारे यहाँ लगभग 6000 मेट्रिक टन का हम प्रोडक्शन करते हैं ट्राउट फार्मिंग, हिमालयन ट्राउट की आप बात कर रहे हैं, और उसमें हमारे यहाँ 6 पर्वतीय जिलों में बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमने लगभग पिछले 5 साल में 300-400 मेट्रिक टन से उसको बढ़ा के 6000 मेट्रिक टन तक लाए हैं। पूरे के पूरे गांव उसमें इंटरेस्टेड हैं, वो काम कर रहे हैं, महिला समूह काम कर रही है, युवक मंगल दल को हम लोग इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं, जो नई पॉलिसी हमने बनाई है। और इस अभी मैं 2 दिन पहले आई वाज इन दिल्ली, हमने एक हमारी एजीएम थी फिशरीज़ की, और उसमें माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री रूपाला जी भी थे, और हमने कुछ उनसे डिमांड उत्तराखंड के लिए करी, क्योंकि जो हिमालयन स्टेट्स हैं जियोग्राफिकली हम लोग बहुत अलग स्टेट्स हैं देन एनी अदर स्टेट, तो हमने उनसे एक डिमांड करी है कि जो हिमालयन स्टेट्स हैं उसमें थोड़ा एग्जेम्पशन और दिया जाए फॉर हिमालयन ट्राउट फार्मिंग। देखिए, मेरा मानना ये है एज अ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड की, चाहे वो फिशरीज़ हो, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, चाहे वो मिल्क फेडरेशन हो, ये तीनों विभाग ऐसे हैं जिससे हम उत्तराखंड के दूरस्थ और दुर्गम गांव तक लोगों तक पहुंच भी सकते हैं, लोगों को रोजगार से जोड़ भी सकते हैं। लगातार हमारी ये कोशिश है कि ट्राउट फार्मिंग को युवा मंगल दल के द्वारा, महिला मंगल दल के द्वारा, गांव के जो हमारे प्रधान हैं उसके समितियों के द्वारा हम ट्राउट फार्मिंग को इंकरेज करें। क्योंकि आपको अगर मैं एक डेटा बता रहा हूँ जो मुझे भी इस बार एजीएम में पता चला दिल्ली में, कि सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन इंडिया इस वक्त फिशरीज है। वी आर क्लॉकिंग 8% ग्रोथ। तो फिशरीज अगर हम मार्केटिंग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर दें उत्तराखंड में, हमारी उत्तरा फिश एक हमारी मार्केटिंग एजेंसी है जिसके द्वारा हम मार्केट कर रहे हैं, तो उत्तराखंड में ट्राउट और नॉर्मल ट्राउट, सिर्फ ट्राउट की नहीं, हम नॉर्मल फिश की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। और हम लगातार एक नई पॉलिसी भी ला रहे हैं जिसमें हम कुछ एग्जेम्पशंस दे रहे हैं। ट्राउट फार्मिंग में भी हमने कुछ एग्जेम्पशंस देने की बात करी है। युवाओं को कैसे गाँव में रोका जा सके, कैसे उनको एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा, कैसे उनको ट्राउट फार्मिंग के द्वारा उसी गांव में रोजगार मिले, ये हमारी प्राथमिकता है और लगातार इस पे हमारे विभाग काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर। टाउट फार्मिंग की आप जब बात कर रहे हैं, फिशरी की जब हम बात कर रहे हैं, खासकर थोड़ा सा मैं आप पे फोकस चाहूँगी क्योंकि तमाम लोग सुन रहे हैं आपको, थोड़ा जनता भी सुन रही है, हमारे लगातार ऑडियंस जो है। ये जो फार्मिंग होगी टाउट फार्मिंग, इसको स्किल्ड आप कैसे करेंगे जो गांव, क्योंकि छोटे स्तर पर होगा, जाहिर तौर पर रोजगार मिल पाए, तो लोगों को किस तरीके की पॉलिसी दी जाएगी या कैसे समझाया जाएगा, कैसे किया जाएगा, इसको लेकर आपकी पॉलिसी क्या है? ट्राउट की जो फिश की जो ट्रेनिंग की आप बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ दो तरीके से होती है। एक तो पंतनगर यूनिवर्सिटी हमारे ऑब्वियसली जहाँ पे फिशरीज का बहुत बड़ा काम है, तो वहाँ पर हमने टाई अप किया है ट्रेनिंग के लिए। दूसरा, इस बार भी जब मैं दिल्ली गया था तो मैंने माननीय केंद्रीय मंत्री जी के सामने बात रखी कि हमारे पास एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज है इन नैनीताल, जहाँ पे लगभग साल के 200-300 बच्चे ही ट्रेन होते हैं, लेकिन वहाँ पे सेटअप इतना बड़ा है कि हम लगभग 2000 बच्चों को ट्रेनिंग करने की क्षमता है उसकी। तो मैंने उनसे निवेदन किया है कि आप उसमें थोड़ा सा अगर हमको मदद कर सकें तो हम उस इंस्टीट्यूट के द्वारा भी उत्तराखंड में 2000 बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं फिशरीज में। ओके। तो यानी कि सर लगातार काम हो रहा है। और सर चूंकि युवा हैं और ये अक्सर चर्चाओं में आ रहा है कि आप गंभीर नेता भी हैं, राजनीतिक परिवार से आते हैं, बैकग्राउंड आपका उस तरीका, सर ये चुनौती हो जाती है? क्योंकि देखिए इसका बेनिफिट तो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन आपके कंधों पे चुनौती कितनी ज्यादा बढ़ जाती है? मैम देखिए, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि जिस स्टेट को यूपी के चीफ मिनिस्टर रहते हुए मेरे दादाजी ने सर्व किया, मेरे फादर ने 2012 से 14 के बीच में चीफ मिनिस्टर के रूप में सर्व किया, आज उसी स्टेट को सेवा करने का मुझको अवसर मिला है तीसरी पीढ़ी के रूप में, तो मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित फील करता हूँ। और जहाँ तक प्रेशर की बात कही, प्रेशर ज़रूर है, और प्रेशर सिर्फ इस बात का है कि मैं ये नहीं चाहता कि कल कोई भी कदम मेरे द्वारा ऐसा उठाया जाए कि जो नाम मेरे दादाजी ने कमाया, जो इज्जत उनकी है, जो 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 उन्होंने एक स्टेचर कमाया पॉलिटिक्स में, वो कभी भी कोई ऐसा आदमी ना मिले कि ये कहे कि सौरभ बहुगुणा ने ये काम गलत किया जिसकी वजह से मेरे दादाजी का नाम खराब हो। तो मेरे हर स्टेप, एवरी स्टेप दैट आई टेक इन पॉलिटिक्स, क्योंकि मैं बाय बहुत पॉलिटिशियन नहीं हूँ, स्पोर्ट्समैन था बाय नेचर, सरकारी नौकरी में था 16-17 साल, 16 में आई रिजाइन फ्रॉम माई सरकारी नौकरी एंड आई ज्वाइंड पॉलिटिक्स। तो मेरा बहुत सोच समझ के स्टेप उठाता हूँ कि कोई भी ऐसा स्टेप
उठाने से पहले कि ऐसा काम ना हो जिससे मेरे दादाजी का पिताजी का नाम खराब हो। और मेरे एज अ यूथ, आपने कहा यंगेस्ट मिनिस्टर हूँ उत्तराखंड का, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि युवाओं की नज़रें मेरी तरफ हैं। मैंने अपने हर जब भी मैं चुनावी भाषण में देता हूँ, जब भी मैं पब्लिक में जाता हूँ, पब्लिक से बात करता हूँ, एम्प्लॉयमेंट एक बहुत अहम मुद्दा रहता है उस भाषण का। तो मेरी तरफ से और मेरे विभागों की तरफ से पिछले 5 महीने में लगातार ये कोशिश करी गई है कि हम चाहे वो स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे वो ITI हो, चाहे वो हमारे तीनों मत्स्य विभाग, एनिमल हस्बेंड्री और मिल्क फेडरेशन हो, कि हम उनमें रोजगार कैसे बच्चों को उपलब्ध करा सकते हैं। और मैं आपको ये वादा कर रहा हूँ, इस मन से मैं आपको बैठा हूँ, 2025 में एक बार आप फिर से अधिवेशन करिएगा और 25 में मैं आपके पास फिर आऊँगा, क्योंकि 25 में हमारा उत्तराखंड 25 साल का हो जाएगा 2025 में। और मेरा मानना यह है कि 25 में जो बेस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्ट्रीज होंगी उसमें से ये 3 मिनिस्ट्रीज आपको जरूर दिखेंगी। बिल्कुल ये सर, मेरा बिल्कुल सर, आपने वादा कर दिया तो हम आएंगे भी जरूर। सर, चूंकि आपने स्पोर्ट्स की बात कर दी, इसी प्रश्न पे मैं आ रही थी। स्पोर्ट्स पर्सन आप रहे हैं और ये आपकी इच्छा भी रही थी कि स्पोर्ट्स विभाग आपको मिले, हालांकि नहीं मिला। लेकिन स्पोर्ट्स को लेकर सर उत्तराखंड को आप कैसे देखते हैं? स्पोर्ट्स में उत्तराखंड में कितना विकास है? क्योंकि हम अदर स्टेट्स के बच्चों को सुनते हैं, लेकिन उत्तराखंड से सर उतने नाम नहीं जा पाते जितने होने चाहिए। तो स्पोर्ट्स को लेकर किस तरीके से सरकार काम कर रही है, फिर आप किस तरीके से इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं एज अ स्पोर्ट्स पर्सन? देखिए, बहुत बहुत टैलेंट है उत्तराखंड में। आपने खुद ही देखा, बिल्कुल। लक्ष्य सेन को देख लीजिए, मनोज सरकार जी को देख लीजिए, ऋषभ पंत जी को नाम गिना जाऊंगा तो बहुत। हम हरिद्वार की हमारी बहन है जिन्होंने हॉकी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। टैलेंट बहुत है, लेकिन टैलेंट को नर्चर करना पड़ता है। मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। अगर मुझे उस वक्त ONGC का सपोर्ट नहीं मिला होता, ट्रेनिंग अच्छी नहीं मिली होती, डाइट अच्छी नहीं मिली होती, नॉलेज अच्छी नहीं मिली होती, तो हो सकता है मैं भी इंडिया को कभी रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। तो उत्तराखंड में टैलेंट है, उसको संवारने की ज़रूरत है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय रेखा आर्या जी जो हैं वो अपने विभाग में ज़रूर कोई ऐसी योजनाएं बना रही होंगी। बिकॉज मैं बहुत डीपली उसको स्टडी नहीं किया है, बिकॉज इट्स नॉट कंसर्निंग माय मिनिस्ट्रीज। लेकिन ज़रूर मुझे विश्वास है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी एक युवा हमारे नेतृत्व है, और माननीय रेखा आर्या जी एक एक्सपीरियंस मंत्री हैं, पिछले 5 साल ही मंत्री रही हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि स्पोर्ट्समैन को आगे अगर बढ़ाना है तो 3 चीज़ों पे फोकस होना चाहिए। उनकी ट्रेनिंग, उनकी डाइट, और उनको ऑल अराउंड द वर्ल्ड आपको भेजना पड़ेगा उनकी ट्रेनिंग, ताकि वो एक्सपोजर मिल सके उनको। तो ये 3 चीज़ अगर अच्छे स्पोर्ट्समैन को और टैलेंटेड स्पोर्ट्समैन को मिलेगी तो उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, यानी कि दरकार तो है सर, हालांकि मिनिस्ट्री काम जरूर कर रही है जैसा आप कह रहे हैं। सर, रोजगार की जैसा कि हम बात कर रहे हैं, आप लगातार कह रहे हैं इसको लेकर तमाम काम भी किए जा रहे हैं, लेकिन जब विपक्ष की बात आती है तो विपक्ष कहता है बीजेपी आंकड़ों की बाजीगरी करती है, रोजगार उतना मिल नहीं रहा है जितना होना चाहिए था। अब देखिए, विपक्ष है, कुछ वो बात है, कुछ तो कहना ही है। देखिए, हाँ। 2/3 बहुमत के साथ मिथक तोड़ते हुए उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी में सरकार बनाई है। तो क्यों बनाई है? पब्लिक के विश्वास से बनाई है। कोई 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 पार्टी झूठ बोल के वोट नहीं ले सकती, ये मेरा मानना है। आप जब काम करते हैं, पब्लिक के बीच में सुख दुख में रहते हैं, पब्लिक की बातों को समझते हैं, पब्लिक के विकास के लिए काम करते हैं, पब्लिक को रोजगार से जोड़ने का काम करते हैं, तभी वो पब्लिक आपको विश्वास करके आपको जिताती है। तो अगर 2022 में कांग्रेस फिर से हारी है और बीजेपी ने 2/3 मिथक के साथ सरकार बनाई है, तो उत्तराखंड की पब्लिक ने जवाब दे दिया। अब उसमें मुझे विपक्ष को बोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उत्तराखंड की पब्लिक बहुत समझदार पब्लिक है, देवभूमि है, वीर भूमि है। यहाँ के लोगों ने, जो जनमानस ने जो अपना जनादेश दिया है, उसको अगर कांग्रेस डाउट कर रही है तो यही कांग्रेस की कमी है। अपने अंदर ना देखने की जगह आप दूसरों को ब्लेम करें, इससे अच्छा अपनी कमियां देख के काम करते तो हो सकता है कुछ बेटर परफॉर्मेंस हो जाती। बिल्कुल। सर, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की बात हो रही है। सर्वश्रेष्ठ राज्य की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सौरभ बहुगुणा से अगर हम पूछें तो वो कौन से 5 पॉइंट्स हमें बता देंगे जिस नज़रिए से, जिस तरीके से उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में रखा जा रहा है या फिर बनाने की कोशिश हो रही है? देखिए, माननीय मोदी जी ने जब 2022 का चुनाव हुआ तो उन्होंने अपने हर भाषण में बोला कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होना चाहिए। हमें अगर अपने अपने प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले हमको अपनी आय बढ़ानी पड़ेगी। हमें अपने आय के स्रोत बढ़ाने पड़ेंगे। उसके लिए लगातार आज भी हमारी कैबिनेट थी, उसमें भी चर्चा हुई है। और किस तरीके से इस प्रदेश में हम लोग अपनी आय बढ़ाएंगे उसके ऊपर भी बहुत गंभीरता से चर्चा हुई आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और मुझे विश्वास है कि आने वाले 1-2 साल में आपको बहुत बेहतर चेंजेस मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ किस तरीके से आय बढ़ रही है, चाहे वो इंडस्ट्रियल को बढ़ा के, चाहे वो हमारे होटल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ा के, सर्विस सेक्टर को बढ़ाएं, चाहे हमारा GST कैसे बढ़ सकता है, इन सब पे हम लोगों ने आज चर्चा हुई है। सेकेंड, देखिए एम्प्लॉयमेंट और हमारे जो पलायन की समस्या। देखिए, मैं मानता हूँ उत्तराखंड में घोस्ट विलेजेस का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। वो रोकने के लिए, क्योंकि हम बॉर्डरिंग विद चाइना है, हमारे लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट भी है, तो उन गाँव को वापस कैसे रिहैबिलिटेट किया जाए,
कोरोना टाइम के बाद बहुत सारे लोगों ने आशा जताई है कि उत्तराखंड में अगर हम आएंगे तो मोदी जी के नेतृत्व में, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमको रोजगार भी मिलेगा, हमारे अपने गांव में वापस जाने का मौका मिलेगा, और हो भी रहा है। मैंने पर्सनली जाके देखा, मैं 2 जिले का प्रभारी हूँ, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। जब मैं वहाँ पर पर्सनली जाके आया तो वहाँ पे बहुत सारे युवा मुझे मिले। किसी ने स्टार्टअप योजना के तहत अपना काम शुरू किया है, किसी ने एनिमल हस्बेंड्री के तहत अपनी फिशरी का पूरी हैचरी बनाई है, किसी ने मुर्गी पालन से पूरा अपना काम शुरू कर दिया है, किसी ने पूरा एक काऊ का पूरा अपना वो गौशाला बना के काम। तो ऐसा नहीं है कि नहीं, वापस नहीं आए लोग, लेकिन उसको और बेहतर तरीके से हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जब मैंने पहली बार एनिमल हस्बेंड्री मंत्रालय संभाला तो मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ना ही मुझे नॉलेज थी। देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं मंच पे बैठा हूँ, मैं आपको झूठ बोलूँ कि मुझे सब पता है। मुझे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। और प्रॉब्लम क्या आ रही थी, जब मैं अपने अधिकारियों के साथ बैठता था तो मुझे जो समझा देते थे मुझे लगता था यही सही है। बट देन आई रियलाइज कि अगर मुझे इसमें नॉलेज गेन करनी है और उत्तराखंड की पब्लिक को सर्व करना है, उनकी मुश्किलों को दूर करना है, देन आई हैव टू टेक एन एक्स्ट्रा स्टेप फॉरवर्ड। तो मैंने खुद अपने विभाग का एक प्रोग्राम शुरू किया जिसको मैंने नाम दिया सरकार आपके द्वार। और महीने में 4 दिन में जो सबसे छोटे पशुपालक होते हैं उत्तराखंड के, किसी के पास 20 बकरी हैं, किसी के पास 5 भैंस है, किसी के पास 6 गाय हैं, किसी के पास 10 पिग्स हैं, मैं उनके घर पर्सनली जाता हूँ, मैं उनसे मिलता हूँ, उनकी समस्याएं सुनता हूँ, उनकी समस्याओं को कहाँ पे जो पर्सनली वहीं पे जिन समस्याएं निपटा सकते हैं उनको वहीं खत्म करते हैं। जो पॉलिसी मेकिंग में, बिकॉज दैट हेल्प्स मी इन पॉलिसी मेकिंग, जब मैं ग्राउंड लेवल पे लोगों से मिलता हूँ, उनकी परेशानी सुनता हूँ, तो मुझे पॉलिसी बनाने में आसान होगा। पॉलिसी इवेंचुअली हम इन्हीं लोगों के लिए बना रहे हैं। तो उससे एक इतना अच्छा इफेक्ट गया कि अब मेरे विभाग के जो जितने अधिकारी हैं उनको एक डर लगा कि जब मंत्री जी घर घर घूम रहे हैं तो कम से कम हमको भी जाना चाहिए, वहाँ हमारी शिकायत कल आएगी। तो उसका एक रिबाउंड इफेक्ट ये हुआ कि बहुत सारे गांव से मुझे फोन आया कि भाई साहब आज पहली बार हमारे घर पे अधिकारी खुद आगे पूछ रहा है कि समस्या क्या है। तो एक कोशिश है हमारी कि जिस जनता ने हमको इतने विश्वास के साथ यहाँ पे जिताया है, जिस जनता ने इतने विश्वास के साथ हमको वापस सरकार में बैठाया है, वो जनता की सेवा कैसे कर सकें, वो जनता के सुख दुख में हम कैसे खड़े हो सकते हैं, वो जनता के दुख हम दूर कैसे कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमारे हर विभाग, चाहे देखिए हमारे फाइनेंस बजट आया, हमारे वित्त मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी पर्सनली लोगों के बीच में गए, उनकी राय ली। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी उत्तराखंड सरकार पॉलिसी बनाए, जो भी हम पॉलिसी बना के सामने ला रहे हैं, उसमें जनता का भी एक विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये पॉलिसी हमारे लिए और हमने भी इसमें अपना इनपुट दिया है। उस पर लगातार ये सरकार काम कर रही है। बिल्कुल सर, पशुपालन विभाग भी आपके पास, और ऐसे में जब हम अब पुरानी अगर बातें करें यहाँ पर, तो एक समय था जब लोगों के पास काफ़ी भैंसें होती थी, काफ़ी गाय होती थी, लेकिन अब अगर बात की जाए तो लोग पसंद नहीं करते। लेकिन उसको लेकर सर क्या काम कर रहे हैं आप? क्योंकि दही दूध घी कहते हैं, अगर आप खाएंगे अच्छा तो स्वस्थ रहेंगे, जीवन भी अच्छा चलेगा आपका। लेकिन उत्तराखंड में हम जब देख रहे हैं, अब शहर की तरफ रुख कर रहे हैं लोग, हालांकि जैसा कि आपने जिक्र करा, पलायन को लेकर लगातार काम हो रहा है और सीरियस मैटर है काफ़ी। लेकिन पशुपालन विभाग की अगर हम बात करें तो सर उसको लेकर किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन चीज़ों का हो रहा है कि लोग थोड़ा सा और जागरूक हों इसको लेकर, और ये एक बार फिर से रीडेवलप हो चीज़ें जो कि कहीं खो गई हैं, पिछड़ गई हैं कहीं? सही कहा आपने। स्पेशली जो दूध का हमारी फील्ड है, उसमें ऑब्वियसली प्रोडक्शन जो हमारे प्लेन्स हैं, चाहे वो धमसिंह नगर हो, हरिद्वार हो, देहरादून हो, उसमें थोड़ा प्रोडक्शन गिरा है। और सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया में गिरा है। अगर आप यूपी देखेंगे तो आई थिंक -40% पे, अगर मैं टेक्निकली जो मुझे करेक्ट याद आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली दैट नंबर। हरियाणा में कम हुआ है। जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हमारे हिमालयन स्टेट्स, उनके पर्वतीय रीजनों में मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा है। प्रॉब्लम हमारी कहाँ से आती है मैम मिल्क में, कि जो हमारे केंद्र के जो नॉर्म्स हैं SNS फैट परसेंटेज के, वो दूध कभी भी गाय का उतना फैट परसेंटेज पे नहीं आ पाता। तो जो उनकी लागत है हम वो भी नहीं दे पा रहे हैं। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई और हम एक पॉलिसी फॉर्मेशन पे हैं किस तरीके से उनको रिलीफ दी जा सके। अभी हमारे मित्र और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी ने 4 रुपये प्रोत्साहन राशि की बात करी। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के टाइम पे रिलीज हुई थी, लेकिन जहाँ तक मेरा मुझे ज्ञान है और जहाँ तक मुझे समझ है कि वो 2017 में माननीय धन सिंह रावत जी जब दूध मंत्री थे, प्रोत्साहन राशि तब लॉन्च करी गई थी 4 रुपये किसानों के लिए, ताकि उनको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जा सके कि वो आगे आए, काम करें। और हमने भी एक पॉलिसी फॉर्मेशन में है, हमारी पाइपलाइन में है, जिसमें हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कुछ रिलैक्सेशंस करके हमारे जो दूध पालक हैं उनको हम दूध का प्राइस थोड़ा बढ़ा सकें। दूसरा सबसे बड़ी बात, पहली बार उत्तराखंड में ऐसा होने जा रहा है कि हम पर्वतीय क्षेत्रों में, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में दूध का बहुत अच्छा स्कोप है और लोगों को अगर पलायन और रोजगार दोनों हमको एड्रेस करना है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में हम इस बार 5 गोट वैली इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। गोट वैलीज, क्योंकि लोन मेंटेनेंस होती है गोट, उसका मिल्क बहुत न्यूट्रिशियस होता है, बेटर देन काउ मिल्क होता है,
और उसका जो प्राइस है मार्केट में बहुत ज़्यादा है। तो मैंने अपने विभाग से चर्चा करके हमने इस बार एक पॉलिसी लॉन्च कर दी है ऑलरेडी, जिसमें हमने उत्तराखंड के 5 पर्वतीय क्षेत्रों को शॉर्टलिस्ट किया है। उसमें हम 3000 बकरियां जो हैं 500 बकरी पर जिला हम अपने स्तर से देंगे। उनका मिल्क और उनका जो भी प्रोडक्शन होगा वो हम प्रिक्योर करेंगे, ताकि किसान के डोर स्टेप पे सर्विस मिले। और उसका जो लगभग 300 रुपये पर लीटर पे मार्केट आज है गोट मिल्क की, उसको हम गोट चीज़ बना के हमने प्राइवेट फर्म्स के साथ टाइप भी कर लिया है कि जितनी भी गोट चीज़ उत्तराखंड बनाएगी वो प्रोक्योरमेंट वो करेंगे हमसे। तो बीच में मैं आपको एक डाइवर्सिफाई करने की एवरीथिंग, अगर हम एक ही फील्ड को पकड़े रहेंगे तो डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो सकता। तो हम डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस मेथड को भी आगे बढ़ाएं ताकि हमारे लोगों को थोड़ी सुविधा मिल सके। बिल्कुल सर, इसी चीज में मैं थोड़ा बस ये ऐड ऑन करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए सरकार चाहती है कि लोगों को बेहतर से बेहतर चीजें मिले। आप लोग काम भी कर रहे हैं लगातार, लेकिन शायद जो चीज हम करना चाहते हैं निचले स्तर पर नहीं पहुंच पाते, शायद इस पर भी थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। क्योंकि मैं खुद पर्सनली लोगों के घर ही से ले जा रहा हूँ। बिल्कुल, सरकार आपके द्वार वाला नारा ही है। मैंने कहा युवा मिनिस्टर है, गंभीर आपको लिया जा रहा है, इसीलिए लिया जा रहा है क्योंकि आप काम कर रहे हैं। बी रेस्ट एश्योर्ड कि जो स्कीम इन 5 सालों में सरकार बनाएगी, मेरे विभाग बनाएंगे, वो धरातल पे उतरे, ये भी मैनेजमेंट करना हमारी जिम्मेदारी है, इसको ओवरसी करना भी मेरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सर, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट विभाग है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास। तो ऐसे में जब हम स्कूलों की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि लगातार स्किल्स किया जा रहा है, सर स्कूल लेवल पे भी क्या काम हो रहा है? क्योंकि स्कूल से अगर कोई बच्चा स्किल्ड होके निकल रहा है तो आप ये समझेगा कि जब वो बाहर जा रहा है तो ऑलरेडी स्किल्ड है। तो क्या सर उस लेवल पर भी आप लोग काम कर रहे हैं? इस पे चर्चा हुई है मैम। हाँ। मेरा भी मानना यही था कि अगर हम 8th ऑनवर्ड्स बच्चों को स्किल डेवलपमेंट में एक कोर्स इंट्रोड्यूस कर दें 8 to 12th, तो जब तक बहुत सारे बच्चे हैं जो फाइनेंशियल रीजंस की वजह से 12th के बाद कंटिन्यू नहीं करते, जो किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाते, तो उन लोगों के पास एक रोजगार का जरिया बन जाएगा। जब 4 साल की आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा स्किल डेवलपमेंट का, तो ऑब्वियसली चाहे वो किसी भी फील्ड हो, चाहे वो वेल्डर हो, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे वो प्लम्बर हो, अगर एक हम ऐसा कोर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं स्कूल्स में, तो माननीय धन सिंह रावत जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनसे चर्चा भी हुई है और उसको हम लोग इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से उसको किया जा सकता है। दूसरी आपने स्किल डेवलपमेंट की बात करी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए जैसे मेरे पास ITI है और मेरे पास चीनी मिल है, तो मैंने फर्स्ट इनिशिएटिव ये भी मेरा ही है कि मैंने अपने ITI के जितने भी बच्चे हैं, हम उनको ट्रेनिंग के लिए इधर उधर भेजते हैं। कभी वो BTC कार गोदाम जाते हैं कि बस सर्विस में, वहाँ पे करेंगे ट्रेनिंग। तो मैंने उनको एक इनिशिएटिव दिया, मैंने कहा आप क्यों जा रहे हो, आप हमारी चीनी मिलों में आओ। दे आर ऑल एग्जिस्टिंग वर्किंग चीनी मिल, उससे अच्छी आपको एक्सपीरियंस कहाँ मिलेगा। तो मैंने कंपलसरी कर दिया कि हमारी जितने भी ITI बच्चे होंगे उनकी ट्रेनिंग हमारे चीनी मिलों में होगी, उसमें आपको हर तरीके का ट्रेड काम करने को मिलेगा। दूसरा, जो हमारे चीनी मिल के एक्सपर्ट्स होते हैं, जो हमारे बीटेक होते हैं, जो हमारे GMs होते हैं, उनको भी मैंने ये आदेशित किया है कि आप महीने में 2 दिन आप हमारे ITI स्टूडेंट्स के बीच में जाएंगे और आप उनको ट्रेनिंग देंगे, आप उनको लेक्चर देंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे। तो एक कोऑर्डिनेशन बनाने की मैंने कोशिश करी है कि हमारे बच्चों को एक्सपीरियंस भी मिले, हमारे बच्चों को एक बेहतर लेक्चर्स के रूप में उनको एक एक्सपीरियंस मिले, और वो हमारे मेलों में जब आके काम करेंगे तो उनको लाइव एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो ये इनिशिएटिव भी मैंने लिया है, इसको मैं शुरू कर रहा हूँ कि हमारे ITI के बच्चों को जो है, एक 25 बच्चों का हमने ग्रुप बनाया है। तो मेरा मानना यह है कि जितने भी बच्चे हैं, जो टॉपर्स हैं, जो बेस्ट अपनी फील्ड में परफॉर्म कर रहे हैं ITIs में, एक 25 बच्चों का हम समूह ग्रुप बनाएंगे और उनको हम दूसरी स्टेट्स भेजेंगे। उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, जहाँ पे अच्छा काम हो रहा है स्किल में, और उनके बच्चों के साथ इंटरेक्शन करवाएंगे। तो देखिए एक्सपोजर लीड्स टू लॉट ऑफ थिंग्स। जब बच्चों को एक्सपोजर मिलेगा, जब वो देखेंगे दुनिया में क्या हो रहा है, दूसरी स्टेट्स में क्या हो रहा है, तो उनको सीखने को मिलेगा। तो ये सारे इनिशिएटिव्स हैं जो हम अपने विभागों में ले रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इसमें अच्छे रिजल्ट्स आने सामने हमको मिलेंगे। बिल्कुल। उत्तराखंड की जब हम बात कर रहे हैं, हालांकि आपका सेक्टर नहीं है, लेकिन कृषि की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए उत्तराखंड में कहा, ये कह लीजिए आप कि अगर कुछ नहीं भी है घर में खाने के लिए, तो आपके गढ़वाली में कहते हैं सगोड़, जो आपका खेत होता है, आपके सगड़ में इतना कुछ होता है कि आप वहीं से कुछ ना कुछ खा लेते हैं। लेकिन अब जब हम खेती की बात करते हैं उत्तराखंड में, तो आप ये मानकर चलिए कि अगर हम कुछ थोड़ा बहुत भी उगाना चाह रहे हैं तो हम नहीं उगा सकते हैं, क्योंकि जानवर पूरा नष्ट कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ऐसी दिक्कत आ गई है उत्तराखंड के लोगों के सामने
कि चाहकर भी खेती नहीं कर पा रहे हैं सर, इसको लेकर सर आपकी सरकार क्या कर रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। ये आपने सही कहा, क्योंकि मैं भी जिस 2 जिलों का प्रभारी हूँ, बागेश्वर, दोनों पर्वतीय क्षेत्र हैं, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, और वहाँ पे जब मैं जिला योजना की बैठक में था, हाँ। तो वहाँ पे भी ये समस्या सामने आई और आ ही रही है। इट इज़ ऑब्वियस कि जो बंदर और सुअर का जो कहर है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, और उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय हमारे फॉरेस्ट मंत्री सुबोध उनियाल जी का, वन मंत्री जी का, कि उन्होंने इस बार पहली बार इनिशिएटिव लिया है कि अगर हम 10 लाख पेड़ लगाने जा रहे हैं फॉरेस्ट में, तो उसमें लगभग 30% ट्रीज जो हैं वो फलदार पेड़ होंगे और वो फॉरेस्ट में लगाए जाएंगे। एक इनिशिएटिव अच्छा है, क्योंकि जब मुझे लगता है जब जंगली जानवरों को खाने के लिए जंगल में ही प्रोवाइड कर दिया जाए तो थोड़ा शहरों की तरफ से वो दूर रहेंगे। और दूसरा, जैसे कि आपने बोला कि फसल डिस्ट्रॉय हो रही है, अभी ज़्यादातर ये फॉरेस्ट का मैंडेट है कि फॉरेस्ट को किस तरह से कंट्रोल करेगा, लेकिन जिला योजना में मैंने अपने क्षेत्र में बागेश्वर में और रुद्रप्रयाग में जिला योजना से कुछ सोलर फेंसिंग की, कुछ वहाँ पे एक्स्ट्रा विजिलेंस होने की मैंने फंडिंग करवाई है, ताकि जो मेनेस है सुअर का और उसका वो कहीं ना कहीं कम हो। देखिए, ये लॉन्ग रन प्रोसेस होगा, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स को कंट्रोल करना कोई बहुत छोटी बात नहीं होती, कोई लेंदी प्रोसेस है, लेकिन सरकार इस पे गंभीर है और वन मंत्रालय की तरफ से काफ़ी स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ अच्छी इसमें प्रोग्रेस आपको दिखनी चाहिए। बिल्कुल सर, मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है प्रधानमंत्री का, मेक इन इंडिया में उत्तराखंड की जब हम बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड को हम कहाँ पा रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की बात भी हो रही है। कि मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट जो है माननीय मोदी जी ने जब लॉन्च किया था तो सारे विपक्ष ने उसका मजाक उड़ाया था, लेकिन आज आप देखिए हम दूसरे स्टेट्स को, दूसरे कंट्रीज़ को हम अपने एयरक्राफ्ट सप्लाई कर रहे हैं। उत्तराखंड में देखिए मेक इन इंडिया का जहाँ तक आपने कॉन्सेप्ट बोला कि हम अपने युवाओं को स्किल कर सकते हैं, अपने युवाओं को ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन जो मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़े स्टेट्स में पॉसिबिलिटी है उसकी। हमारे हिली स्टेट है, हमारा छोटा सा स्टेट है, इसमें जो बाहर के लोग आते हैं, जो हमारे इंडस्ट्रियल लोग आते हैं, उनसे हम टाई अप्स करके अपने बच्चों को स्किल करके स्टार्टअप्स के द्वारा ये सब थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्कोप मेक इन इंडिया का उत्तराखंड में मुझे एज ऑफ नाउ नहीं दिख रहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए, Thank you, बेबाकी से ma'am. तमाम Thank you. बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया Thank you. आपका सर। मैं चाहूंगी आप मंच पर रहिए और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे सीबीओ सर को, अभय ओझा सर प्लीज मंच पर आइएगा। इसके साथ ही मैं अपने संपादक रमेश चंद्रा जी को भी मंच पर बुलाना चाहूंगी। सर प्लीज आप भी मंच पर आइएगा और सम्मानित कीजिएगा सौरभ बहुगुणा जी को। समय दिया उन्होंने सर, बहुत शुक्रिया आपका अपना समय देने के लिए यहाँ पर, क्योंकि कीमती है समय। हम बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि और पल पल की कीमत जो है वो हम जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट समय रहता है। तमाम अधिकारियों के साथ मुलाकात करनी होती है, तमाम भागों को देखना होता है, उसका काम देखना होता है, लेकिन यहाँ पर आपने समय दिया सर, बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत बेबाकी से उन्होंने हर एक सवाल का जवाब जो है वो यहाँ पर रखा, किस तरीके से स्किल्ड उत्तराखंड हो रहा है, कैसे स्किल्ड डेवलपमेंट को लेकर तमाम जो योजनाएं वो चलाई जा रही हैं, आगे की क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से कोशिश हो रही है कि स्कूल लेवल पर भी बच्चों को जो है वो जागरूक किया जा सके, स्कूल लेवल पर भी उनको इस तरीके से स्किल्ड किया जा सके ताकि आने वाले समय के लिए उनको दिक्कतें जो हैं वो यहाँ पर ना हो। तो ये